बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम कीपीड्स के जो न्यूरो के से रिलेटेड डिजीज़ है उसमें सबसे पहले हम सेरिब्रल पाल्सी को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव नॉन हेरिडेटरी डिसऑर्डर है जिसमें जो हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं बच्चे का, जिसको TPR हम कहते हैं, टोन पावर और रिफ्लेक्सेस। ये सारे के सारे फीचर्स उसमें अफेक्टेड होंगे। टोन भी उसकी पावर भी और उसका पोस्चर भी एबनॉर्मल हो जाएगा, उसकी मूवमेंट्स एबनॉर्मल होंगी। तो ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर आपको नज़र आएंगे इन सब चीज़ों के अंदर। रिस्क फैक्टर्स में आपने याद रखना है, मोटी सी बात, एनीथिंग विच कंप्रोमाइज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसमें आप पेरीनेटल में डाल दें, लो बर्थ वेट का बच्चा या पेरीनेटल इंजरी डाल दें। उसके अलावा आप आ जाए नेटल पीरियड के अंदर टॉर्च का इन्फेक्शन डाल दें। बच्चे को 3 इयर्स की एज तक कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेशन की सप्लाई, हाइपोक्सिक इंजरी हो रही है, बच्चा रिस्क पे होता है। ये आपने याद रखना है। मोस्ट कॉमन तो काज इसकी एडियोपैथिक है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स में ये सारे आ जाएंगे जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है ब्रेन के अंदर। उसके अलावा जो क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम कहते हैं या तो स्पास्टिक हो सकती है, नॉन स्पास्टिक। स्पास्टिसिटी आपको समझ आ गया होगा, जब हाइपोक्सिया हो रहा है ब्रेन का तो ओपन मोटर न्यूरॉन की लीनियंस होगा तो स्पास्टिसिटी वो आ जाएगी। स्पास्टिसिटी के वही फीचर डीप लाइन रिफ्लेक्सेस एक्सैजरेटेड होंगे, मीन्स की अप गोइंग होगा, टोन उसकी हाइपरटोनिया हुआ होगा, पूरी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स इसलिए डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा साथ इसमें कुछ गेट के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। टो वॉकिंग करने की कोशिश करेगा बच्चा, सीजर गेट उसके अंदर होता है। फुट के अंदर एक वेनोवायरस डिफॉर्मिटी आ सकती है क्योंकि उसके जो मसल्स होते हैं पाल्म के वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स के अंदर चले जाते हैं। उसके अलावा इस बच्चे के अंदर स्पास्टिसिटी के ये फीचर्स हैं। तो याद रखना है कि स्पास्टिसिटी कभी कभी हेमीप्लेजिक होती है, कभी कभी डायप्लेजिक, दोनों लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, कभी कभी क्वाड्राप्लेजिक, चारों लिम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो डिपेंडेंट होता है कि कितना ब्रेन का एरिया अफेक्ट हुआ है। अब हम आगे आ जाते हैं कि अगर तो एक तो स्पास्टिक वेरिएंट होता है, दूसरा नॉन स्पास्टिक होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर एबनॉर्मल मूवमेंट्स के लिहाज से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। या दूसरा हमारे पास उसके अंदर एक तो टाइप होती है एटेक्सिक। एटेक्सिक में क्या होता है कि उस बच्चे की जो कोऑर्डिनेशन होती है वही जाती रहती है। जो हमारे पास डिस्काइनेटिक टाइप होती है जो नॉन स्पास्टिक की दूसरी है, उसमें हमारे पास एबनॉर्मल आप किसी भी टाइप की मूवमेंट्स कह रहे हैं, कोरिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें पर्पसलेस मूवमेंट होती हैं। फिर हमारे पास डिस्टोनियास होते हैं, सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये आपको मतलब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में ही पढ़ते हैं, इसका एक होता है जब पेशेंट ले रहा होता है। उसके अलावा एथिटोसिस होती हैं, स्लो रिदमिक राइटिंग मूवमेंट्स ऑफ द फिंगर्स होती हैं। सो ये उसके अंदर हो सकते हैं फीचर्स। तो स्पास्टिक मोटी सी बात आप ये याद रखें, जिस तरह ब्रेन की इंजरी हो सकती है, कोई भी ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से ब्रेन की इंजरी होगी है, एनकेफ्लाइटिस इवन हो सकता है रिस्क फैक्टर्स में। और उसके बाद हमने क्या किया क्लासिफिकेशन में, एक तो स्पास्टिसिटी वाली, दूसरी नॉन स्पास्टिक वाली, जिसमें हमने कहा कि यहाँ तो एटेक्सिक हो सकती है जिसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी, या दूसरी हमारे पास हो सकती है जिसमें डिस्काइनेटिक मूवमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें कोरिया, पर्पसलेस मूवमेंट, ये सारी हो सकती हैं। अब हम आ जाते हैं कि आप इस बच्चे को डायग्नोज कैसे करोगे। बच्चा आपके पास आया है, फीचर्स क्या होंगे। देखिए माइलस्टोन्स उसके उस तरह जिस तरह डेवलपमेंटल माइलस्टोन में डिले होगा, उसकी एबनॉर्मल जो स्वेलिंग का प्रोसेस है वो उसका होगा, मतलब डिस्फेशिया हुआ होगा, डिसआर्थरिया हुआ होगा। अच्छा, इसकी एक खास चीज़ होती है जैसे मैंने आपको बताया थी गेट एबनॉर्मलिटीज़, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। जो असेंबली में ये चीज़ मेंशन होती है, कोमेंडो क्रॉल, बेसिकली क्या होती है कि बच्चा अपने हाथों को यूज़ कर रहा होता है। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं इस पर। तो हाथों को यूज़ करेगा और उसके लिम्स बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हुए होते हैं, फ्लेक्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लिम्स को यूज़ करता है आगे की तरफ। ठीक है, तो इसको कमांडो क्रॉल कहते हैं। टो के ऊपर वॉकिंग हो सकती है। सो क्लिनिकल फीचर्स में उसके साथ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्पीच के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके स्वेलिंग का प्रोसेस उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। एक में ख़ास चीज़ होती है बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें स्कोलियोसिस साथ हो सकता है, बच्चे को एपिलेप्सी हो सकती है, ठीक है, या स्ट्रैबिस्मस हो सकता है। और ये चीज़ें अक्सर सिनेरियो के अंदर मेंशन होती हैं कि बच्चा आपके पास आया है, कमांडो क्रॉल कर रहा है बच्चा, उसके अलावा बच्चे के रिफ्लेक्सेस एक्सेजरेटेड हैं और स्ट्रैबिस्मस है। मोस्ट लाइकली वो कहेंगे कि इस पर इन्वेस्टिगेशन आप क्या करोगे, अगर वो अर्ली 6 वीक्स का बच्चा है, जाहिर सी बात है आप उसमें MRI नहीं करोगे, आप अल्ट्रासाउंड कर लोगे। अब जितना लेट बच्चा होगा एडल्ट्स के अंदर या न्यू नेट के बाद हम MRI करते हैं। तो डायग्नोसिस में आप साथ ही बताने लगा हूँ, आप अल्ट्रासाउंड या MRI करोगे। अब देखोगे क्या, देखिए ब्रेन की इंजरी अगर तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है वो आपको मिल सकता है, या आपको पेरी वेंट्रिकुलर जिसको हम कहते हैं ल्यूकोमलेशिया। ये होता क्या है, वेंट्रिकल्स का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको सिस्टिक वाइट स्पेसेस नज़र आएंगी। ये आप डिफरेंट स्कैन्स के अंदर ऊपर जाके देख सकते हैं, किसी जगह अपलोड करेंगे डिफरेंट हाउ टू इंटरप्रेट बेसिकली CT एंड MRI, तो उस पर आपको वाइटिश एरियाज नज़र आएंगे कि ये इंजरी यहाँ पे हुई हुई है। CT के ऊपर आप हेमरेज को डिपिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हेमरेज, CT पे हेमरेज वाइट होता है और जो इस्कीमिया होता है वो हमें हाइपोडेंस नज़र आता है। अब उसके बाद ये डायग्नोसिस हो गया, हाउ टू ट्रीट, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती।
इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, बच्चे की एजुकेशन होती है, फिजियोथेरेपी की जाती है, एंटीस्पेस्मोडिक इसमें बैक्लोफिन हो गया, डेंट्रोलिन हो गई या बोटुलिज्म। अच्छा, बोटुलिज्म का यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये बोटुलिज्म की टॉक्सिन हम लगाते हैं बच्चे को, जिससे क्या होता है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से टर्मिनल ही नहीं, नर्व रिलीज नहीं होगा न्यूरो ट्रांसमीटर, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलीज हो जाएंगे, वो इतनी इफेक्टिविटी, मतलब वो जो हाइपर डिफ्लेक्सिया हुआ था वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया। कॉन्ट्रैक्चर्स को सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, जैसे स्कोलियोसिस वाली डिफॉर्मिटीज़ ये जितनी है, एक्वानोवायरस वाली, इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, और ये कहा जाता है कि जिस मदर को मिसाल के तौर पे रिस्क फैक्टर्स हों कि ये डेवलप कर सकता है बच्चा, तो हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट पहले ही माँ को लगा देंगे ताकि बच्चे को डेवलप ना हो सके, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी ना हो सके, नर्व्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये हमारे पास एक अप्रोच थी। पहले आपने याद रखना है कि हाइपोक्सिक इंजरी टू द ब्रेन कैन लीड, उसके बाद 3 इयर्स की एज तक, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सम टाइम बच्चे को मेनिंजाइटिस हो, उसके बाद भी रिस्क फैक्टर में से आता है। उसके बाद आपने याद रखना है कि स्पास्टिसिटी हो सकती है, नॉन स्पास्टिसिटी हो सकती है। डायग्नोसिस में एमआरआई पे आपको यहाँ सीटी पे क्या नज़र आएगा, वाइट चीज़ें नज़र आएंगी, हेमरेज नज़र आ सकता है, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया नज़र आ सकता है। और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में आपने याद रखना है बैक्लोफिन वगैरह एंटीस्पास्मोडिक देते हैं या बच्चे की सर्जरी कर देते हैं। और अगर माँ को अगर रिस्क फैक्टर में हो तो मैग्नीशियम सल्फेट। जज़ाकल्लाह।